टुडे वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने अपना सैलरी चैप्टर कंप्लीट किया। सैलरी के बाद नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बड़ा ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में जब भी आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड से कोई भी इनकम होती है, रेंटल इनकम होती है, तो जो हमारी वो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इंक्लूड की जाती है। मैंने आपको बताया था हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं। पहला हेड होता है सैलरी का, जब आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और आपको सैलरी मिलती है, दैट इज़ सैलरी हेड। सेकेंड हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम हो रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में आपके लिए टैक्सेबल होगी। थर्ड आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, उससे अगर आपको इनकम हो रही है तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा होता है कैपिटल गेन, अगर आप अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं और उससे आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो वो चौथे हेड में आएगा। और पांचवा एक रेजिडियल हेड होता है अदर सोर्स। So we have already completed one very important head, that is salary, and today we are going to start next chapter, income from house property. अब आप ये देखिए, ये जो चैप्टर है इसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। 2 शब्दों का ये कॉम्बिनेशन है, एक है हाउस मतलब मकान और दूसरा प्रॉपर्टी। अब बेसिकली ये है क्या, जब आप किसी भी घर के ऑनर हैं, आप उस घर को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेटा। हम उस घर में खुद रह सकते हैं, जब हम एक घर में रहते हैं तो हम कहते हैं हमने उस घर में को खुद ऑक्यूपाई किया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये इनकम टैक्स में टर्म यूज़ की जाती है सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मतलब क्या है कि आप उस घर में खुद रह रहे हो। और दूसरा होता है कि आपने वो मकान किराए पर किसी को दे दिया, तो मतलब आपने लेट आउट कर दिया। तो जब हम लेट आउट कर देते हैं, किराए पे दे देते हैं, तो किराएदार हमें किराया देता है, रेंट देता है, तो जो रेंट है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब देखिए, चाहे आप एक मकान में खुद रह रहे हो, मतलब आपने मकान को किया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाई, या आपने मकान किराए पर किसी किराएदार को दे दिया, टेनेंट को दे दिया, दोनों ही चीज़ें हमारी, दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी के प्रोविजंस हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताने लगी हूँ इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मेन इंट्रोडक्शन। हाउस प्रॉपर्टी जो हमारा चैप्टर है, इसमें प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालनी है आपने। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कॉम्प्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर ही टैक्स लगता है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालनी सीखनी है कि उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या है। वो हम आने वाले लेक्चर्स में इसको सीखेंगे कि कैसे एनुअल वैल्यू निकाली जाती है, कंप्यूट की जाती है। अच्छा, उसके बाद अब एनुअल वैल्यू जो है, जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात कर रहे हैं, तो जो बेसिस ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर टैक्स लगना है वो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ही है। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होती है जब भी एक बिल्डिंग है, इफ़ देयर इज़ एनी बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्डिंग भी हो सकती है। जब मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ तो हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। जब मैं हाउस प्रॉपर्टी कह रही हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय हाउस प्रॉपर्टी? इट मीन्स एनी बिल्डिंग, चाहे वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, चाहे वो बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग है, दोनों ही बिल्डिंग में आती हैं। बिल्डिंग की डेफिनेशन में दोनों शामिल होती हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होती है? आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं। कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है, आपकी कोई शॉप है, चाहे आपने वो शॉप आगे किराए पर दे दी और कोई वहाँ पर बिजनेस करता है और आपको किराया आता है, तो चाहे उस शॉप पे वो कमर्शियल बिल्डिंग है, उस शॉप में काम किया जा रहा है और आपको जो टेनेंट है वो किराया दे रहा है, तो तब भी वो हमारा इसी चैप्टर में स्टडी किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो वो रेंट आ रहा है ना, और रेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी लेते हैं और कमर्शियल बिल्डिंग भी लेते हैं। अच्छा, उसके दूसरी बात, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स में ने कैसे डिफाइन किया है? प्रॉपर्टी का मतलब है एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू। बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई अगर कोई लैंड है, अब बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई कोई सी लैंड हो सकती है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। लैंड तुम ये मत सोचो कि खाली प्लॉट जुड़ा हुआ है। बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई लैंड क्या होती है? आपने अपना कॉलेज देखा है, कॉलेज कैसे है? कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर ही आप ये देखिए एक बीच में सेंटर में प्लेग्राउंड है ना, तो वो है लैंड अपॉर्टनेंट। अपॉर्टनेंट होता है साथ जुड़ी हुई जमीन।
जैसे हमारा कॉलेज है, कॉलेज के साथ ग्राउंड है, वो ग्राउंड क्यों बनाया गया? उस बिल्डिंग को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए। या फिर आप मेन गेट से अगर एंटर करते हैं तो बीच में हमने इतना चौड़ा पाथ छोड़ा हुआ है, वो क्यों है पैसेज? वो इसलिए है ताकि बच्चे वहाँ से एंटर कर रहे हैं और वो जिस साइड एंटर करना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहेंगे कॉमर्स वाली साइड आ जाएंगे, साइंस में जाना चाहते हैं साइंस में चले जाएंगे। तो वो जो हम बीच में रास्ता छोड़ते हैं वो इसलिए होता है ताकि उस बिल्डिंग को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। तो जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके साथ जुड़ी हुई एक लैंड होती है, लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। और वो क्यों होती है? ताकि उस बिल्डिंग को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग का एग्जांपल लो तो कमर्शियल बिल्डिंग्स में कैसे हो सकता है? वहाँ पे कार पार्किंग्स हो सकती हैं, कार पार्किंग के लिए स्पेस हो सकता है, वहाँ पर कोई कनेक्टिंग रोड्स हो सकती हैं फैक्ट्रीज़ में। तो चाहे वो बिल्डिंग हो कमर्शियल चाहे वो बिल्डिंग हो रेजिडेंशियल, दोनों में ही उस बिल्डिंग को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई साथ जुड़ी हुई ज़मीन होती है। जैसे कि आप अपने घर का एग्जाम्पल लो, मेन गेट आपके घरों का होता है, जो गेट से एंटर करो सीधा कमरे शुरू हो जाते हैं, हमेशा आगे थोड़ी सी जगह होती है। वो क्यों होती है? वो हमारा पार्किंग स्पेस होता है। किसी ने स्कूटर खड़ा करना है, किसी ने कार खड़ी करनी है, तो वो उस एरिया में जिसको हम आंगन कहते हैं, वहाँ पर आप अपना स्कूटर अपने बाईसाइकिल खड़ी कर सकते हो। उसके बाद आपका घर है, घर के पीछे भी आप थोड़ा सा एरिया छोड़ते हो, वॉशिंग एरिया। तो वो सारी चीज़ें खाली जगह क्यों होती है? ताकि उस बिल्डिंग को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। तो वो जो खाली जगह है वो भी बिल्डिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। तो फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। जब हम इनकम टैक्स में कहते हैं, इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता है, उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू के ऊपर। तो एनुअल वैल्यू तो हम निकालेंगे, वो अगले लेक्चर में आपको मैं निकालना सिखाऊंगी। पर यहाँ पर मैं बता रही हूँ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई ज़मीन। और दूसरी बात, आप होने चाहिए, असेसी होना चाहिए उस बिल्डिंग का ऑनर। अब ऑनर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीगल ऑनर और एक होता है बेनिफिशियल ऑनर, ठीक है। तो चाहे आप उसके लीगल ऑनर हैं या फिर आप उसके बेनिफिशियल ऑनर हैं। लीगल ऑनर क्या होता है? लीगल ऑनर वो होता है जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होती है। और बेनिफिशियल ऑनर कौन सा होता है? बेनिफिशियल ऑनर होता है जब आप जो उसका बेनिफिट ले रहा हो। जैसे कि सपोज एक प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और आपके पास बहुत इनकम है, तो आप कहते हो ये प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी हुई है, ये मकान मैंने किराए पे दिया हुआ है, इसका किराया मैं अपने भाई को दूंगा जो बहुत गरीब है। तो लीगल ऑनर वो नहीं है, पर वो उसका बेनिफिशियल ऑनर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बिल्डिंग की, और उस बिल्डिंग के आप होने चाहिए हो क्या? ऑनर। ऑनर होना बहुत ज़रूरी है। हु इज़ लायबल टू पे टैक्स, उसका टैक्स कौन पे करेगा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर ऑनर उसको मानते हैं जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। इवन हम इसमें डीम्ड ऑनर को भी शामिल करते हैं। अब डीम्ड ऑनर कौन होते हैं ये मैं इस चैप्टर में लेटर आपको अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी। तो अभी तक मैं आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता रही थी कि प्रॉपर्टी क्या होता है, मीनिंग उसका बता रही थी। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू ऑफ विच असेसी इज द ऑनर। और दूसरी लास्ट बात, विच इज़ नॉट, मतलब वो बिल्डिंग नहीं यूज़ होनी चाहिए फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो बिजनेस और प्रोफेशन में, असेसी के बिजनेस और प्रोफेशन में वो बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी यूज फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये नहीं है कि उसमें आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो वहाँ से आने वाली इनकम तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बन जाएगी, जो हमारा 3rd चैप्टर है। तो हम तो 2nd चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब वहाँ पर बिजनेस नहीं करना। बिजनेस करोगे तो वो 3rd चैप्टर में चला जाएगा। हम 2nd हेड पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है बस उसमें बिजनेस आप नहीं करेंगे। 3 कंडीशंस है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? एक बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ जुड़ी हुई ज़मीन हो सकती है। नंबर 2 आप उसके ऑनर होने चाहिए हो। और नंबर 3 उस बिल्डिंग में हमने अपना बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करना है। इतना क्लियर है? अब हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि पहला है, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली ये एक्सेप्शंस हैं टू द जनरल रूल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो हमारे हैं जैसे कि बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉयज़ है, या फिर लेटिंग ऑफ बिल्डिंग टू बैंक्स या पोस्ट ऑफिस हैं,
उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोजिट लेडिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। इसको मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी। आज के लेक्चर में आपने सिर्फ क्लियर करना है एनुअल वैल्यू का मीनिंग कि व्हाट इज़ एनुअल वैल्यू, फिर मैं आपको उसकी कॉम्पिटिशन सिखाऊंगी। तो बेसिकली बेटा आप एनुअल वैल्यू क्या होती है, एनुअल वैल्यू की कॉम्पिटिशन तो हम लेटर ऑन करेंगे। और ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि हमारे प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो ये इन 3 पॉइंट से डिफाइन होता है। इसको लर्न कीजिए। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू ऑफ विच असेसी इज द ऑनर एंड विच इज़ नॉट यूज फॉर द असेसीज बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखो बेटा, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिलता है वो ये है। नंबर 1, व्हाट इज एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी आपको बताया। एनुअल वैल्यू जब वो आपसे पूछेंगे तो आपने यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने भी बताया। एनुअल वैल्यू का मतलब बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई जमीन, असेसी उसका ऑनर होना चाहिए और वो असेसी के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल ना हो। फिर सेकंड साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है हाउ इज इट डिटर्मिन्ड, ये एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स लगेंगे उसमें करवाऊंगी कि एनुअल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। और एनुअल वैल्यू को निकालते हुए हम कुछ एक अमाउंट को माइनस करते हैं, क्योंकि एनुअल वैल्यू पे एम्प्लॉई को टैक्स पे, एम्प्लॉई वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एनुअल वैल्यू पे जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको टैक्स पे करना होता है। तो जब आपको एनुअल वैल्यू पे टैक्स पे करना है तो उसमें से कुछ एक हमें डिडक्शंस भी मिलती हैं। वो डिडक्शंस कौन कौन सी हैं वो सेक्शन 24 में दी होती हैं, वो भी आपको इस क्वेश्चन में साथ में फाइनल एग्जाम में मांगी जाती है। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इज इट डिटर्मिन्ड एंड व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो डिडक्शन सेक्शन 24 में दी हुई होती हैं। तो ये चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, जो मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगी। आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनुअल वैल्यू। इसकी कॉम्प्यूटेशन जो है वो हम कल करेंगे।